हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो करते हैं शुरुआत चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के साथ। तो जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं, हमारे दिमाग में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आता है, क्योंकि वहां आपने ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो रिवाइज करते हैं। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। सो दे डिपेंड ऑन अदर्स। दिस इज व्हाट वी स्टडीड। वो खुद अपना खाना नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट रहते हैं। और उसी बेसिस पे वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज: सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन सभी कैटेगरीज के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल में। सो लेट्स सी व्हाट इज सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर 1 में भी सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जहां आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कि किस तरह से प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। फिर आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर न्यूट्रिशन एंड कैन हार्म द होस्ट, जहां पे एक का फायदा और एक का नुकसान होता है। देन यू हैव सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। याद है बार्टर सिस्टम, जहां दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है। एंड द लास्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, विच इन्वॉल्व्स द intake of solid pieces of food, and it is categorized into 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. तो चैप्टर 2 में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में वन ऑन वन स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. अब ये एग्जाम्पल्स जो आपकी स्क्रीन पे है: फंगस ऑन रॉटन ब्रेड, फ्लाई ऑन रॉटन मैंगो, एडिबल मशरूम्स, ये सब सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। इसीलिए बोला जाता है हमें हमेशा मशरूम्स को बहुत केयरफुली कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि मशरूम्स जिस एरिया में ग्रो करते हैं दैट्स डेड एंड डिकेइंग, और अगर आप उसको तरीके से साफ करके नहीं खाओगे, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस बन सकता है। सो किड्स, इससे आपको क्लियर होता है कि जब भी हम सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, वहां पे जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, मशरूम इज अ सैप्रोट्रोफ दैट ह्यूमंस कैन कंज्यूम। हमें ध्यान ये रखना है, नॉट ऑल मशरूम्स आर एडिबल, सम आर पॉइजनस टू, जिसका जिक्र मैं कुछ मिनट पहले भी कर चुकी हूँ। सो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, जब आप मशरूम्स कंज्यूम करते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्बायोसिस, बार्टर सिस्टम। तो जब भी आपके दिमाग में सिम्बायोसिस आएगा, आपके दिमाग में हमेशा एक बात आनी चाहिए कि दोनों बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों एसोसिएटिव पार्टनर्स बेनिफिट हो रहे हैं। Relationship or interaction between two dissimilar organisms in which either or both organism benefits from the relationship. For example, you can see clownfish and you can see sea anemone, right? Now let's move to parasites. इसके बारे में भी मैं आपको पहले एक हिंट दे चुकी हूं, जब हम वर्म्स की बात करते हैं, जब हम पैरासाइट्स लाइक लाइस की बात करते हैं, क्योंकि दे आर सर्वाइविंग इन योर बॉडी बट यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैम, राइट? आपको नुकसान पहुंच रहा है, उनका फायदा हो रहा है। वर्म्स आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग करते हैं, उनका तो न्यूट्रिशन आपको बॉडी से मिल रहा है, बट इन एज अ रिजल्ट आप बीमार हो जाते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेस्ड ऑन वेयर दे आर फाउंड, हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है: एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। अब आप नाम से देख सकते हैं, एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्टो मीन्स आउटसाइड। तो जब हम एंडोपैरासाइट्स की बात करते हैं, दैट मीन्स दे आर वर्म्स दैट लिव इन द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द होस्ट, बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हमारे वर्म्स। और जब हम एक्टोपैरासाइट्स की बात करते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, जैसे लाइस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम इस बारे में बहुत
लेंथ में बात करेंगे, क्योंकि दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में भी होता है. सो द होलोजोइक मोड इज अ मोड ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स intake of solid piece of food. Since solid food is taken in, holozoic nutrition is also called ingestive nutrition. Ingestive, right? On the basis of this, herbivores, carnivores, omnivores, या बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सो आई थिंक बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये सब इनटेक करते हैं फूड पीसेस का फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यूज. हर्बीवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ईट करते हैं, और ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों पार्ट्स पे डिपेंडेंट हो सकते हैं अपनी फूड नीड्स के लिए, राइट? सब होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, और आई कैन टॉक अबाउट अ काउ, और आई कैन टॉक अबाउट अमीबा, ये सब ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. क्यों? उसके 5 स्टेप्स हैं. जब भी मैं होलोजोइक की बात करती हूं, आप देख सकते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन. अब मैं आपको एक एक करके ये सारे स्टेप समझाऊंगी कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स से वैल्यू ली जाती है, सारे बॉडी पार्ट्स में वो पहुंचते हैं, और फाइनली हमारी बॉडी से किस तरह से वेस्ट रिमूव होता है, एंड हाउ दिस साइकिल रिपीट्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंजेशन. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन? इंजेशन स्टार्ट्स विद आवर माउथ. माउथ में आपके पास टीथ है, आपके पास टंग है, आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो सब उस फूड पे एक्ट करते हैं जो आप कंज्यूम करते हो. टीथ फूड को छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स secrete saliva that helps to swallow the food and break starch to glucose. Now this partially digested food moves down through esophagus, which is connected to the stomach with the help of a movement which is called peristalsis. Peristalsis is a process जिसमें फूड एक वेव की तरह खाना पुश डाउन होता है स्टमक में पहुंचने के लिए. And what is stomach? Stomach is a thick walled bag which is present on the left side of abdomen, and it is the widest part of the alimentary canal. Now the inner lining of stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. Now what is the role of mucus? It protects the lining of the stomach. What is the role of hydrochloric acid? जैसे नाम से पता चल रहा है, इट्स एन एसिड. तो हमारे स्टमक में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको किल करता है एंड मेक श्योर कि हमारे स्टमक का एसिडिटी लेवल मेंटेन रहे, ना बहुत ज्यादा हो और ना बहुत कम हो. देन वी टॉक अबाउट डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं. एंड आफ्टर दिस जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, दैट मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. With this, the process of digestion moves ahead. Now, in this process, जैसा आपने पढ़ा, हमने क्या किया? हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को partially break down किया. Small intestine is the site जहां पे complete digestion of these things should happen. ताकि end products जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो जाते, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं हो जाते, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो जाते, तब तक कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती. और ये सारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीजेस बाइल जूस फ्रॉम लिवर, पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज, और इन दोनों का रोल होता है फैट्स को ब्रेक डाउन करना, ताकि हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो सके. And with this, we move to the next step that makes absorption and assimilation. क्योंकि जब small intestine में digestion complete हो चुकी है, हमारे carbohydrates, हमारे proteins और हमारे fats,
स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब बारी आती है हमारी बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करने की, एसिमिलेट करने की, ताकि हम उससे जो भी एनर्जी है वो डिराइव कर सकें. सो द प्रोसेस थ्रू विच द ब्रोकन down food is absorbed is known as absorption, and the process through which the absorbed food is used by the body is called assimilation, जिसमें important role होता है blood vessels का, villi का, या finger like projections जैसा आपको दिख रहा है, वो throughout present होते हैं ताकि जितना possible हो सके वो ये सारे molecules को absorb कर सके और हमारी body में throughout energy provide करने के लिए उसको भेज सके. And after this, the leftover food, which is the undigested food, waste, is removed by the body in the form of feces through the anus, and this process is called egestion. तो आपने देखा होगा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड में होता है. बाकी जितना बचा हुआ पोर्शन अनडाइजेस्टेड फूड का होता है, दैट इज मूव्ड आउट थ्रू एनस, आउट ऑफ द बॉडी. सो इन सब स्टेप से हमें पता चलता है वन बाय वन किस तरह से हमारा फूड जो माउथ से जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो बॉडी से रिमूव कैसे होता है, और हमारी बॉडी में इस फूड के कारण एनर्जी कहां से आती है, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं. तभी आपको बोला जाता है एक्सरसाइज करना, वॉक करना, बिकॉज इन दिस मीनवाइल डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन होती है जहां आपकी बॉडी उसको यूज करती है, एंड मीनवाइल आप दोबारा हंग्री फील करते हो, सो दैट अगेन दिस प्रोसेस स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस. सो किड्स, आई होप आप सबको ये प्रोसेस समझ आया, एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग टू नो दिस कि हमारी बॉडी में ये सब इतना कुछ होता है जो हम एक्चुअली खाना खाते हुए रियलाइज नहीं करते. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स क्या होते हैं? क्योंकि हमें तो लगा हमने भी खाना खाया, ऐसे ये काऊ ने भी खाया होगा, बफलो ने भी खाया होगा, बट उनकी बॉडी में डाइजेशन और हमारी बॉडी में डाइजेशन, क्या दोनों टर्म्स सेम है? आइए देखते हैं. अब आप देख सकते हो जो भी आप पढ़ रहे हो, ईसोफेगस तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रूमन, क्या आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में रूमन ऑर्गन कहीं देखा था, पढ़ा था? नो. एबुमास्कम, ओमास्कम, रेटिकुलम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यस हमने ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन बॉडी में पढ़े हैं. सो दिस इज व्हाट मेक्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसीलिए हम इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं. So the process of bringing food back from the rumen is called rumination, and these animals are therefore called ruminants. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, क्योंकि ये आप हमेशा ऑब्जर्व करते होंगे अपने आसपास, लेकिन हाँ शायद आपको टेक्निकली आज ये बात पता चलेगी कि ऐसा क्यों होता है. हम हमेशा बोलते हैं गाय जुगाली कर रही है. आपने कभी भी काउस को देखा होगा जो रोड साइड पे बैठी होती हैं, जब वो फ्री टाइम होता है दे आर ऑलवेज चूइंग इन द माउथ, वो मुंह में कुछ ना कुछ चबा रही होती है, राइट? और जब वो खाती है उस टाइम पे आप कभी ऑब्जर्व नहीं करते. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसी तरह से बना हुआ है, वो पहले फूड को स्वॉलो करती हैं, और जब उनका फ्री टाइम होता है दे ब्रिंग बैक दिस फूड फ्रॉम हियर बैक टू द माउथ, और उस टाइम पे वो उसको च्यू करना शुरू करती हैं. सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस रूमन व्हिच मेक्स देम वेरी वेरी स्पेशल. And that is the reason our body does not have a rumen to digest grass. इसीलिए इनको herbivores बोला जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में रूमन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए, जो हमारी बॉडी में नहीं है. So this is how ruminants are different from human beings. Now I'm talking about another interesting living organism that's called amoeba. आप सब देख सकते हो, amoeba is an irregular shaped organism. कि कोई परफेक्ट शेप नहीं है, राइट? इट्स अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और हमें ये कई बार नोटिस भी नहीं होता ये इतना छोटा होता है. बट अगेन आई से गॉड हैज डन मैजिक इन नेचर, और ये इस मैजिक की वजह से उन्होंने सब चीजों का ध्यान रखा हुआ है, सब ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिशन का ध्यान रखा हुआ है. सो व्हेन आई स्टार्ट, न्यूक्लियस इज द पार्ट व्हिच एक्चुअली डिवाइड्स जब
इसका आपका सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। बट जब हम फूड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एक अमीबा कैसे प्लानिंग करता है अपने फूड को लेने के लिए। दिस इज अ फूड पार्टिकल जो अमीबा के आसपास है, और आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है, एंड दे आर मूविंग लाइक दिस एज स्यूडोपोडिया, जो उस फूड को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, एंड फाइनली वो उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, एंड जैसे हमारी बॉडी में होता है इजेशन, वो थ्रू दिस होता है। फोर्थ स्टेज, सो अमीबा की बॉडी में भी वही सब हुआ, फूड पार्टिकल का आना, फूड पार्टिकल को ट्रैप करना विद द सूडोपोडिया, and then you see finally the food particle has moved inside, जहां पे absorption और assimilation होती है, and finally egestion होती है। तो steps सबके वही हैं, ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion, but yeah, सबका तरीका अलग अलग है। सो किड्स, आई होप आज की क्लास में आपको ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आए हैं, आपको पता चला है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कौन कौन सी ऑर्गन्स डिफरेंट होती हैं जिनकी वजह से उनका डाइजेस्टिव मोड चेंज हो जाता है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।